नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कला किसी सभ्यता की अपनी कहानी, उसकी आत्मकथा हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, हजारों सालों की भारतीय कला के सफर पर। हम देखेंगे कि कैसे पत्थर, रंग और धातु एक पूरी की पूरी संस्कृति की कहानी बयान करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। ये सिर्फ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ही नहीं है, बल्कि हमारी आज की कहानी का एक बहुत जरूरी शुरुआती बिंदु भी है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये आधुनिक प्रतीक असल में 2200 साल पुराना है? जी हां, और बस यहीं से, इसी सवाल के साथ हमारी आज की कला की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो आज को सीधे प्राचीन भारत से जोड़ती है। तो फिर चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि हम भारतीय उपमहाद्वीप पर कला की सबसे पहली निशानियों तक पहुंच जाएं, प्रागैतिहासिक गुफाओं की गहराइयों में। हजारों साल पहले कल्पना कीजिए, शुरुआती इंसानों ने अपनी दुनिया को इन्हीं गुफा की दीवारों पर उकेरा था। शिकार के दृश्य, कोई धार्मिक अनुष्ठान, और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक साथ मिलकर नाचते हुए लोग। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उनकी जिंदगी की जीती जागती कहानियां हैं। अब चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं। लगभग 4000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही विकसित एक शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। ये दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी के लोग कला के मामले में सचमुच बहुत आगे थे। उन्होंने पत्थर की शानदार मूर्तियां बनाई, टेराकोटा की छोटी छोटी मगर भावपूर्ण आकृतियां गढ़ीं, व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली बारीक नक्काशी वाली मोहरें, और तो और खूबसूरत गहने भी। उनकी कलाकारी हर चीज में झलकती थी। उनकी सबसे कमाल की तकनीकों में से एक थी ये लुप्त मोम या लॉस्ट वैक्स तकनीक। सोचिए, ये कितनी जबरदस्त प्रक्रिया थी जिससे वो कांस्य यानी ब्रॉन्ज की इतनी सजीव मूर्तियां बना लेते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये प्राचीन तकनीक आज भी, हजारों साल बाद भी भारत में इस्तेमाल की जाती है। कमाल है ना? तो चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब बड़े बड़े साम्राज्य बने और बौद्ध धर्म जैसे नए विश्वासों ने कला को एक बिल्कुल नया रूप दिया। ये है मौर्य साम्राज्य। पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को किसी एक शासन ने एक साथ जोड़ा था। और जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य ने ही उस दौर की विशाल और भव्य कला को बढ़ावा दिया। और ये देखिए, हम वापस वहीं आ गए, हमारे सिंह चतुर्मुख पर। लेकिन इस बार ये अपने असली घर में है, अपने पूरे संदर्भ के साथ। इसे सम्राट अशोक ने सारनाथ में उस जगह बनवाया था जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये सिर्फ कला नहीं थी, ये धर्म और साम्राज्य की शक्ति का एक जबरदस्त प्रतीक था। इसी दौर में बौद्ध कला में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। देखिए, सदियों तक बुद्ध को सीधे सीधे नहीं दिखाया जाता था, बल्कि सिर्फ प्रतीकों से, जैसे उनके पैरों के निशान या फिर स्तूप से। लेकिन फिर पहली शताब्दी के आसपास गांधार और मथुरा के कलाकारों ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बुद्ध को पहली बार इंसान के रूप में दिखाया, और इस एक कदम ने बौद्ध कला की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जिसे कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ये है शास्त्रीय और मध्ययुगीन काल, जब मूर्तिकला और चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची। इस दौर में दीवारों पर चित्र बनाने की, यानी भित्ति चित्रकला की एक शानदार परंपरा शुरू हुई। अजंता जैसी गुफाओं से लेकर दक्षिण भारत के मंदिरों तक दीवारों पर बड़े बड़े महाकाव्यों की कहानियों को चटक जीवंत रंगों में उतारा गया। और अगर बात धातु की कला की हो, तो चोल राजवंश का कोई मुकाबला नहीं। उनकी बनाई कांस्य की मूर्तियां बस कमाल हैं। ऐसा लगता है जैसे इन मूर्तिकारों ने बेजान धातु में भी जान डाल दी हो, उसमें गति भर दी हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि आज भी उनकी बनाई मूर्तियों को दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक माना जाता है। इसी समय के आसपास पूरे देश में मंदिर बनाने की दो बड़ी शैलियां, दो बड़े स्टाइल्स विकसित हुए। उत्तर भारत में थी नागर शैली, जिसकी पहचान है ऊंचे घुमावदार शिखर, और दक्षिण भारत में थी द्रविड़ शैली, जिसमें पिरामिड की तरह मंजिल दर मंजिल बने विमान होते थे। और इन दो तस्वीरों में ये फर्क कितना साफ नजर आता है ना?
एक तरफ खजुराहो का मंदिर है अपने घुमावदार नागर शिखर के साथ, और दूसरी तरफ है तंजावुर का मंदिर जिसका सीढ़ीदार पिरामिड जैसा विमान द्रविड़ शैली की पहचान है। कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग इलाके हैं और ये वास्तुकला की दो बिल्कुल अलग अलग जबानें हैं। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हम भारत इस्लामी दौर में पहुंचते हैं जहां नए शासकों और एक नए धर्म के आने से कला और वास्तुकला का एक ऐसा शानदार संगम हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और इस नए स्टाइल की अपनी कुछ खास पहचानें थीं, जैसे फूलों और ज्यामिति के बारीक पैटर्न्स जिन्हें आर्बेस्क कहते हैं, खूबसूरत लिखावट यानी कैलीग्राफी, पत्थर को तराशकर बनाई गई ये नाजुक जालियां, और हाँ, विशाल मेहराब और शानदार गुंबद। दिल्ली की कुतुब मीनार हो या बीजापुर का गोल गुंबद, ये दोनों ही इस शानदार स्टाइल के बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन ये हमें उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे महान कलाकृति की तरफ ले जाते हैं, और वो है ताजमहल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस कला के संगम का, फ्यूजन का सबसे बड़ा शाहकार है। जरा इसकी बारीकियों को देखिए। संगमरमर में कीमती पत्थरों को जड़कर जो ये पिएत्रा ड्यूरा का काम किया गया है, ये अपने आप में एक अजूबा है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए एक मकबरे के तौर पर बनवाया था, लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये संगमरमर में तराशी गई एक प्रेम कहानी है। इसका हर एक कोना, इसका संतुलन, इसकी बेदाग सफेदी, हर चीज इसे दुनिया के अजूबों में से एक बनाती है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात साफ हो जाती है, भारतीय कला एक अटूट धागे की तरह है, एक ऐसी जीवंत परंपरा जो हजारों साल के अतीत को आज से जोड़ती है। सोचिए, हमारा ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था? प्रागैतिहासिक गुफाओं की पहली कहानियों से। फिर हम पहुंचे सिंधु घाटी के शहरी शिल्प तक, वहां से मौर्य काल में जहां कला ने साम्राज्य और धर्म की सेवा की। फिर हमने मंदिरों की भव्य वास्तुकला को देखा, और आखिर में भारत इस्लामी स्मारकों के उस सांस्कृतिक संगम तक पहुंचे। हर दौर ने पिछले दौर से कुछ सीखा और उसमें कुछ अपना जोड़ा, और इसी तरह ये कलात्मक विरासत बनती चली गई जो आज भी अटूट है। तो हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर किसी सभ्यता की कला उसकी अपनी लिखी आत्मकथा होती है, तो सवाल ये है कि भारत की ये विशाल, ये शानदार कलात्मक विरासत आखिर हमें हमारे बारे में क्या कहानी सुनाती है?